क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर 4 जनवरी का, दोनों ही हिंदी इंग्लिश भाषाओं में। ठीक, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको, सारे नोटिफिकेशन डेली 5 स्टेप स्टडी प्लान आपको दिया जाता है। मेंस आंसर राइटिंग आप लोगों को दिया जाती है। डिस्कशन ग्रुप भी है, डाउट आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक, 9650347272 ये हमारा नंबर है। इसी पे आप व्हाट्सएप या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी। आज के हमारे जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और द स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये वाले। ट्रिंकोमली ऑयल टैंक फार्म, ठीक, श्रीलंका में है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बनाई गई है अभी। और जो है ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स, ठीक, हवाई खेल नीति अब लाई गई है नई। ठीक, इसके पब्लिक इस पे जो है अपने सजेशंस देगी। ईडब्ल्यूएस कोटा, इस पे हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था। सुप्रीम कोर्ट कह रही थी गवर्नमेंट से कि बताओ भैया, 8 लाख की एनुअल इनकम पे तुम पहुंचे कैसे। तो इस पे कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर को दी थी। तो क्या बातें करी हैं पूरी चीज़ें देखेंगे। आर्च दे ट्रैम्फे मॉन्यूमेंट, ठीक, जैसे इंडिया में इंडिया गेट है ना दिल्ली में, वैसे ही ये फ्रांस में एक जगह है, काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। फ्रेंच रेवोल्यूशन और जो वॉर हुए थे, नेपोलियनिक वॉर हुए थे, तो उसमें जो शहीद हैं तो उनके लिए वॉर मेमोरियल के तरीके से वहाँ पे यह बनाया गया आज ट्रम्फे मोनूमेंट। इंडिया में भी इंडिया गेट, आई होप यू रिमेंबर, आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने बनवाया था इंडियन सोल्जर्स के कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर में किया उसके लिए। ठीक, उसको जो है एक तरीके से रिकॉग्नाइज करते हुए, उनकी आहुतियों को जो है रिकॉग्नाइज करते हुए। आर वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोविड से संबंधित है, इसके बारे में देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, चाइना ने इसमें अपनी क्या जो है बातें करी हैं उससे रिलेटेड है। आसाम में कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट, इसमें कुछ संशोधन किया गया है, पुराना एक्ट था 1950 का, क्यों किया गया और उसमें बांग्लादेश का क्या रोल है, बीच में क्या आया है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सॉलिड स्टेट बैटरीज, जैसे बैटरी आपके पास घर पे होती है AA, AAA, तो उसमें दो चीज़ें होती है, कैथोड एनोड। तो अब उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, सॉलिड स्टेट लाया गया है। ठीक, तो वो चीज़ क्या है उसके बारे में देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अच्छा टॉपिक है। चाइना ने अपना नया लैंड बॉर्डर लॉ अभी अपनी जो वहाँ की सांसद है उससे वहाँ से पास कराया है। तो वो क्या चीज़ें हैं, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको भी पूरी तरीके से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक हमारा जो आज का है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन से। देखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है कितना फर्क है, सिर्फ पाक स्टेट का फर्क है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया। त्रिंकोमली एक जगह है यहाँ पर, करीबन है ये नॉर्थ ईस्ट में श्रीलंका के। और यहाँ पर पहले से वर्ल्ड वॉर के टाइम से जो है ब्रिटिशर्स ने एक ऑयल टैंक बना रखे थे। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे पिक्चर में आपको समझाऊँ, दिखाऊं, ये ऑयल टैंक है। यहाँ पे इतना ऑयल इकट्ठा हो सकता है कि श्रीलंका का पूरा काम चल जाए, पूरी अर्थव्यवस्था काम चल जाए। ठीक, तो इसको जो है अब यहाँ पर इंडिया की मदद से, ठीक, एक जॉइंट वेंचर टाइप का बनाया गया है, जिसमें श्रीलंका की गवर्नमेंट की कंपनी और इंडिया की तरफ से जो है कंपनी, दोनों लोग मिलकर इसको पूरा करेंगे इसमें काम। और ये जो काम इसमें त्रिंकोमली ऑयल टैंक का काम पूरा होना है, ये इंडिया और श्रीलंका का अकॉर्ड हुआ था 1987 में। जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, ये राजीव गांधी और आपके जयवर्धने जो श्रीलंका के थे, उन्होंने मिलकर ये अकॉर्ड किया था। उसमें भी ये इसकी मरम्मत, इसका काम पे, इसके काम को पूरा करने के लिए, ट्रिंकोमली ऑयल टैंक के काम को पूरा करने के लिए जो है, उसमें ये एक प्रोविज़न था जो कि अब जाके पूरा हो पाएगा। 1987 का अकॉर्ड क्या है इसके बारे में भी तो बताऊंगा आपको मेंस में। इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैपिंग आपको ये वाले एरिया की करनी है। पाक स्ट्रेट क्या है, कच्चू थीवू जो है आइलैंड कहाँ पर है, ठीक, और जो है एडम्स ब्रिज कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें इसमें आप लोग को आज करनी है। ठीक, तो ये सारे, ये देखिए, अब फैक्ट्स देख लेते हैं जो पूरी क्यों हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, मैंने आपको बता दी। फैक्ट देख लेते हैं। श्रीलंका के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया की ऑयल सब्सिडरी लंका IOC, उसको 49% स्टेक दिया जाएगा, जॉइंट डेवलपमेंट किया जाएगा। ट्रिंकोमली ऑयल टैंक फार्म है ये, तो वहाँ पे ऑयल जो है इकट्ठा किया जाएगा। और साथ में श्रीलंका की सैलॉन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, 51% इसके स्टेक्स रहेंगे। ठीक, और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल इन्होंने बना दिया, वही सब चीज़ें, कैबिनेट का अप्रूवल श्रीलंका से दिया जाएगा। और ये फाइनली जो प्रेसिडेंट JR जयवर्धना थे और राजीव गांधी, तो इनका जो अकॉर्ड हुआ था, अब
ये जो है आपका जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है। ठीक, जुलाई 1987 को ये अकॉर्ड हुआ था। स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में डेट पूछ लेता है, इसलिए याद रखिएगा। इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड कब हुआ? 29 जुलाई 1987, ये याद रखिएगा। 1987 29 ऑफ जुलाई। ट्रिंकोमली क्यों मैटर करता है? ये ऑयल स्टोरेज है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का। 1 मिलियन टन जो है इसमें ऑयल यहाँ पे कैपेसिटी है, जो कि पूरी श्रीलंका की डिमांड को जो है कवर कर सकता है। ठीक, और ये लोकेटेड है इनलैंड चाइना बे। चाइना नहीं है यहाँ पे, याद रखना, ये चाइना बे है, वहाँ पर जो है ये स्थित है। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है मैप में, एक छोटा सा इसका इलस्ट्रेशन है। अच्छा, इंडो श्रीलंका अकॉर्ड जो था उसका उद्देश्य ये था कि कुछ रणनीतिक मुद्दे थे, जैसे कि ऑयल वाला ये चीज़ हो गई। ठीक, उनको जो है पूरा करना। इंडियन जो माइनॉरिटी श्रीलंका में रह रही हैं उनका जो है रख रखाव अच्छे से करना। ठीक, और सबसे बड़ी चीज़ जो कि तमिल श्रीलंकल्स थे, जो वहाँ पर सिविल वॉर की तरीके से उन्होंने अपना ये था कि वो चाहते थे कि जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है ये वाला, वो उनको एक ऑटोनोमी वहाँ पे दे दी जाए और वो लोग अपने हिसाब से। ठीक, श्रीलंका में जो मेजॉरिटी जो वहाँ की जनसंख्या है वो है क्या है? सिन्हलीज है। ठीक, सिन्हलीज हैं, और ये लोग जो है तमिल्स को काफ़ी परेशान करते थे, तो वो लोग जो है थोड़ा सा मिलिटेंट हो गए। उन्होंने फिर ये किया कि हम लोग जो है लड़ के लेंगे अपना हिस्सा, अपना अधिकार। ठीक, और अच्छा, ये तमिल जो थे, तमिलनाडु यहाँ पर है आपका, तो ये पहुँचे कैसे? ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स जो है श्रीलंका में लेके गए थे यहाँ पे चाय के बागानों में और सब जगह जो है एज ए प्लांटेशन वर्कर के तरीके से। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की एक तरीके से खेती है ये, जो यहाँ पर हम लोग जो झेल रहे हैं इंडिया श्रीलंका, तो इसके लिए जो है अकॉर्ड हुआ। अब इसको पूरा करने के लिए जो है इंडिया की तरफ से राजीव गांधी जी ने क्या कहा कि हम एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स आपको देंगे, जो कि मदद करेगा आपका कि श्रीलंका के जो लोग सिरिलीज हैं इसको डिसआर्म कर देंगे, मतलब यहाँ से अपने आप को जो है मिलिटेंट, अपनी मिलिट्री को हटाएंगे। वहीं तमिल के लोग जो है उनको समझाया जाएगा कि आप भी जो है सिविल वॉर जो है छोड़ दीजिए, ग्रेजुएट छोड़ दीजिए, आपको अपना जो है जो आपके राइट्स हैं वो आपको दिए जाएंगे, और इसमें इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है मदद करेगी। अब आप लोग को पता है उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के आने की वजह से तमिल के जो लोग LTT, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लंकन तमिल टाइगर ईलम। ठीक, तो उन्होंने फिर राजीव गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया था, श्री पेरम्बदूर में किया था, याद है जगह? तो यहाँ पे ये तमिलनाडु में ही है, और फिर ये बाद में हो भी नहीं पाया। फिर बाद में 2009 में श्रीलंका ने पूरी फोर्स के साथ में कुचलते हुए और बहुत ही नरसंहार मचाते हुए, रेप करते हुए LTT और उनके जितने भी कैडर से सबको ख़त्म कर दिया था। ठीक, यहाँ तक कि जो प्रभाकरन, आपने नाम सुना होगा, LTT के थे, तो उनका एक बच्चा भी था और उसकी फ़ोटोज़ भी, वीडियो भी दिखाए गए थे कि उन्होंने फिर उसको भी मार दिया, पहले बिस्किट दिया फिर खून कर दिया था उसका। तो ये जो है पूरा मैंने आपको, देखिए यही नहीं, पूरा आपको इंडिया श्रीलंका का जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो पार्ट आता है, ठीक, मेंस में, वो भी यहाँ पे आपको बताया है, तो ताकि आपका कुछ भी इसमें से छूटे ना। ठीक, प्रीलिम्स से लेके मेंस तक पूरी इंटीग्रेटेड तैयारी है यहाँ पर। ये ऐसा नहीं है कि बस खाली फैक्ट यहाँ पे दे दिए, अपना पढ़ के बोल दिया, यहाँ एक एक चीज़ समझाई जाती है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आर्ट एंड कल्चर। स्पोर्ट्स से संबंधित है। स्पोर्ट्स से यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछे, मेरे ख्याल से 10-12 साल बाद पूछे प्रीलिम्स में, मेंस में भी पूछ सकता है, और यहाँ पे कुछ गतिविधियाँ हो भी रही हैं, तो स्टेट पीसीएस में तो पूछता ही है, यूपीएससी के मेंस में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का अनावरण फाउंडेशन अभी कहाँ पे किया गया? आधारशिला कहाँ रखी गई? मेरठ में रखी। किसने रखी? आपके प्रधानमंत्री, हमारे सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, और इन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्स को हमें मतलब जो भी लोग हैं, युवा हैं, तभी प्रोफेशन उनको बनाना चाहिए, उनके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके लिए ये मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बनाई जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो जैसे स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं तो उनके लिए क्या है, खेलो इंडिया प्रोग्राम है, तो जो मतलब रूट से ही जो है हम स्पोर्ट्स में जो लोग बच्चे हैं अच्छा करना चाहते हैं उनकी मदद कर रहे हैं, और फिर जो लोग उसमें से निकल के या फिर और ऑलरेडी जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए एक टॉप्स स्कीम है। ठीक, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, तो उनका वहाँ पर जो इंडिया में अच्छा सक्सेस कर रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे, उनको वहाँ पे मदद की जा रही है ताकि वो लोग स्पोर्ट्स में आगे बढ़े और ओलंपिक में मेडल ला पाएँ। तो खेलों की तरफ भी अच्छा एक वो किया जा रहा है। वेरी नाइस। ठीक, खेलों से संबंधित देखिए यहाँ पर एक और है
यहाँ पे अभी जैसे आप लोग पता है कि जब से मिनिस्टर नए आए हैं आपके सिविल एविएशन में, तब से कई सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। ड्रोन पॉलिसी लेके आए, बढ़िया उदारीकरण किया। फिर ड्रोन के जो है बनाने की उन्होंने एमपी में कुछ जो है इंस्टीट्यूशन में वो भी चालू किए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अब देखिए एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आए हैं। ये मसौदा है, ड्राफ्ट है। इसमें देखिए मेन मेन चीज़ें क्यों ला के जो ड्राफ्ट बनाया गया है सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, उस पर पब्लिक का फीडबैक लेने के लिए जनता के सामने रखा गया कि आप लोग अब बताइए कि इसमें पढ़ के कि क्या क्या चीज़ें आप मतलब फीडबैक दीजिए, ठीक। तो कुछ फीचर्स के बारे में देख लेते भाई। एयर स्पोर्ट्स आपको जो हवाई खेल है, वायु खेल है, उनके बारे में, जैसे बैलून वाले, ड्रोन का, हैंड ग्लाइडिंग होता है, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, ये सब सुना है ना। तो ये सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है, डाइवर्स टोपोग्राफी भी है, यहाँ पे हमारे पास पहाड़ भी हैं, तो वायु के काफ़ी ज़्यादा खेल यहाँ पे हो सकते हैं, और वेदर कंडीशन भी काफ़ी अच्छी हैं। तो हमें इसको बढ़ाना चाहिए। और जो विजन है इस पॉलिसी का वो ये है कि हम इंडिया जो है वो टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन बने 2030 तक। जो भी चीज़ें हैं, एयर स्पोर्ट्स का जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है, पूरा इकोसिस्टम है, वो सेफ हो। क्योंकि यार देखो वायु वाले खेलों में खतरा बहुत है, तो उस पर भी ध्यान रखना है। अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल, सबकी पहुंच हो, एंजॉयबल भी हो, सस्टेनेबल हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखी गई हैं। इसमें एक फेडरेशन बनाया जाएगा, इस एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक एपेक्स गवर्निंग बॉडी होगी। इस स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कई सारे एसोसिएशन बनाए जाएंगे ईच एयर स्पोर्ट के लिए, ठीक। जैसे कि आपका बैलूनिंग के लिए अलग है, स्काई डाइविंग के लिए अलग है, ठीक, ग्लाइडिंग के लिए अलग है। तो ये कई सारे एसोसिएशन होंगे, लेकिन सबसे ऊपर गवर्निंग बॉडी जो है कौन होगी, वो होगी एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। ये इसको चेक करेगी और मतलब देखेगी कि सही सब स्टैंडर्ड सेट करना और इम्प्लीमेंट सुपरविजन करना, पर्यवेक्षक करना, ये सारी चीज़ें करेंगी इसमें, ठीक। और इसमें को जो भी एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन होंगे वो सब अकाउंटेबल होंगे, जवाबदेही किसके लिए होंगे, ASFI, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए होंगे, ठीक। अच्छे से रिस्पेक्टिव कंडक्ट बढ़िया रखें, उसके लिए ही है। और जो भी एयर स्पोर्ट्स इंडिया में होगा वो उसके मानक जो है वो किससे, भाई इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई मानक होना चाहिए ना। उसी जैसे क्रिकेट है, ठीक, आसान एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्रिकेट में रूल्स जो है क्या इंडिया के अपने बनाए हुए हैं, नहीं, वो रूल फॉलो करता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। तो वैसे ही एयर स्पोर्ट्स से संबंधित जो है एक फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल जो है करके एक संस्था है, उसके रूल फॉलो किए जाएंगे। अच्छा, ये संस्था जो है आपके, इसका हेडक्वार्टर लॉसान जो है स्विट्जरलैंड में है, ठीक। ये वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है एयर स्पोर्ट्स के लिए। इंडिया में जो भी कंपटीशन ये सारे होंगे, ये सब फाई के जो मानक हैं, जो उसके रूल्स बनाए गए हैं, उसके आधार पर ही होंगे। और जब वैसे ही आधार पे होंगे तभी हम इंडियंस जो है बाहर जाके एयर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले पाएंगे और दुनिया में हमारा जो है परचम लहराएगा बहुत जल्द। बड़ी अच्छी और एक नोवल जो है यहाँ पे ये लाई गई है एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़, ठीक है। और एयर स्पोर्ट्स जो है काफ़ी खतरनाक होता है, तो उसमें कोशिश यही रखी जाएगी कि सेफ्टी का भी प्रावधान अच्छे से किया जाए, ठीक। आप लोग चाहें तो जाके बिल्कुल इस मसौदे पे अपना फीडबैक देख सकते हैं, थोड़ा सा वो कर लेना होमवर्क, ठीक है। अगला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में इससे क्वेश्चन आ सकता है। EWS जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसे, ध्यान से बिल्कुल सुनते जाइएगा। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, ठीक, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है लाया गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा, 103rd। उसमें ये कहा गया कि हम जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग हैं, उसमें जैसे जनरल कैटेगरी के बन रहे थे 50% करीबन है, बाकी 50% में SC ST OBC और दिव्यांगजन जो हैं उन सबको दिया जाता है रिजर्वेशन, आरक्षण दिया जाता है शैक्षिक संस्थानों में एडमिशन और सार्वजनिक यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण, ठीक। तो वैसे ही हम आरक्षण देना चाहते हैं जनरल वर्ग में, जनरल जो सेक्शन है उसमें 10% का, ठीक। इस बाकी के 50% से कोई फर्क नहीं, मतलब नहीं, जो जनरल सेक्शन है उसमें से 10% हम इकोनॉमिकली वीकर यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर, जो बैकवर्ड, जो पिछड़े हैं उनको जो है 10% का आरक्षण दिया जाएगा शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में,
ठीक। तो ये चीज़ उन्होंने करी। इसके लिए कौन कौन इस 10% का के लिए पात्र होगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी। तो उस कंडीशन में, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको फिर से पूरी चीज़ हो जाए। तो उसमें कुछ कंडीशन रखी गई। उसमें एक कंडीशन ये थी कि एनुअल इनकम फैमिली की 8 लाख रुपए होनी चाहिए। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट, पहली तो ये बात है कि जो 103 वाला ये आया अमेंडमेंट, इस पे ही ऑलरेडी खुद इस पूरे अमेंडमेंट पे ही केस चल रहा है लार्जर बेंच पे, सुप्रीम कोर्ट पे, कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको आधार बनाया गया है रिजर्वेशन का, बल्कि ऐसा संविधान में नहीं था। पहले संविधान में क्या था कि आपको सोशली और एजुकेशनली, यानी कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो है पिछड़ापन होना चाहिए, तभी दिया जा सकता है आरक्षण। ठीक। लेकिन यहाँ पर सरकार के अपने तर्क है कि हम तो बाकी उसमें जा ही नहीं रहे, हम तो जनरल कैटेगरी में दे रहे हैं और उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे रहे हैं, तो वो अलग तर्क है। तो उस पर भी 103 जो पूरा संवैधानिक संशोधन है उस पर तो चल ही रहा है केस। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लोगों ने जो है ये अभी नीट का एग्ज़ाम, आप लोग पता है कि काउंसलिंग में काफ़ी हो हल्ला हुआ है, जो बच्चे हैं और जो स्टूडेंट हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे काउंसलिंग संबंधित, तो उन्होंने एक केस डाला कि भाई साहब ये 8 लाख की जो एनुअल इनकम वाली जो आप चीज़ लाए हो, ये कहाँ से लाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट्स को तलब किया और उनसे पूछा कि भाई साहब हाँ ये कैसे ले आए 8 लाख रुपए की जो ये एनुअल इनकम है, क्या ये आपने क्योंकि ओबीसी में क्रीमी लेयर में 8 लाख रुपए तो वहीं से उठा के यहाँ पे डाल दिया गया। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है सुप्रीम कोर्ट महोदया, हम एक काम करते हैं, कमेटी बैठाते हैं, वो सब जांच करेगी इन सब बातों का और फिर वो जो है अपनी रिपोर्ट देगी। तो उस कमेटी में जिसके जो है कुछ मेंबर्स का नाम आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अजय भूषण पांडे जी, ये जो है आपके फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे, वीके मल्होत्रा और संजीव सन्याल। तो हो सकता है कमेटी के नाम में पूछ ले। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 31 दिसंबर को, अभी 2021 में, और उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि जो गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई तो गवर्नमेंट का पक्ष वो ले रहे हैं, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो 8 लाख रुपए की जो एनुअल इनकम लाई गई है वो बिल्कुल लॉजिकल है, रीजनेबल है, तर्कसंकित है। ठीक। इसमें तर्क संगत है बिल्कुल, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है, क्योंकि ओबीसी में क्रीमी लेयर के लिए जो है 8 लाख रखी गई तो यहाँ पे रख ली गई। उन्होंने इसके पीछे रीज़न बताया। उन्होंने ये कहा कमेटी ने कि देखिए ओबीसी में तो जो है बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना, बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसमें जो है आपका ज़्यादा चीज़ें आपका लाई जा सकती हैं। देखिए इसमें ये रहेगा कि ओबीसी में उन्होंने बताया कि भाई साहब ओबीसी तो बड़ा मतलब उसमें आपका एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, और सैलरी जो है, और जो है ट्रेडिशनल आर्टिजनल, कोई आर्टिजन है, प्रोफेशनल काम करता है, तो वो सब भी जोड़कर 8 लाख है। ठीक। सॉरी, इसमें ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में इन्होंने ये बताया, कमेटी ने, फिर से समझ लेते हैं। ईडब्ल्यूएस ने ये बोला कि कमेटी ने बोला कि ईडब्ल्यूएस वाली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसमें तो हम एग्रीकल्चर इनकम भी जोड़ रहे हो, सैलरी भी जोड़ रहे हो, ट्रेडिशनल कोई आर्टिजन है, कोई जो कुछ आर्टिस्ट काम करता है, वो सारी इनकम जोड़ने के बाद हम 8 लाख पे आ रहे हैं। तो ये काफ़ी जो है मतलब जो वाकई में गरीब है, सारी इनकम जोड़ने के बावजूद भी उसकी 8 लाख से ऊपर नहीं है, हमने उसको रखा है। बल्कि ओबीसी में तो ये सारी चीज़ें जुड़ती ही नहीं है और तब वो 8 लाख रुपए है। ठीक है। तो ये जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्टली ओबीसी को फॉलो किया। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि हम तो ओबीसी वाली जो क्राइटेरिया है वो तो 3 साल का लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव ईयर, हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए खाली 1 साल का ले रहे हैं। तो ये भी डिफरेंस है। तो हमने ब्लाइंडली जो है कॉपी नहीं किया है ओबीसी वाला जो है ये 8 लाख की जो एनुअल इनकम की जो लिमिट कंडीशन थी, हमने इसको यहाँ पर अलग से देखकर जो ज़रूरत है उसके हिसाब से किया गया। ये रिपोर्ट दी गई कमेटी के द्वारा, जो उन्होंने जो बताया है इसमें सुप्रीम कोर्ट में। ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें कहा गया है। नीट वाला जो था 10% के लिए खिलाफ जो है इसमें हो रहा था काउंसलिंग उससे संबंधित, तो ये केस किया गया था। बाकी इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है इंदिरा स्वाने केस में मना कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, उसमें कहा गया था कि सोशली और एजुकेशनली ही दो ये क्राइटेरिया हैं जिसपे कि आरक्षण दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, लेटेस्ट अमेंडमेंट यहाँ पे वैल्यूएशन कर लेते हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100 वाला कौन सा है, इसमें जो है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ था। 101 जो है जीएसटी संबंधित है। 102 जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया आपका किसको, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को।
ठीक। और 103 आपका हो गया ईडब्ल्यूएस से संबंधित, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन जनरल कैटेगरी। 104 जो है आपका एंग्लो इंडियन, ये रिजर्वेशन संबंधित है सीट्स का संसद में, ये संसद में या फिर जो है स्टेट की विधायिका में, स्टेट लेजिस्लेचर में। तो इसमें देखिए एंग्लो इंडियंस तो दोनों जगह से ही इनका आरक्षण खत्म कर दिया गया है, या तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों जगह से। वहीं जो SC ST की कमिटीज हैं उनका जो है और 10 साल के लिए रिजर्वेशन सीट्स के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक, कौन सा आर्टिकल है बताइए, 334 है कि 335 है आर्टिकल जिसमें कि संशोधन किया गया है, 10 साल बढ़ाया गया, ये बताना है। 105 अभी अमेंडमेंट अभी नहीं आया है। ठीक, अभी नहीं आया है, इस पर पीछे मैं देखा था डिस्कशन ग्रुप में कुछ बात हो रही थी, तो वो चीज़ अभी नहीं आई है। ठीक है, तो ये वैल्यू एडिशन आप लोग लेता। अगला जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन जनरल स्टडीज पेपर 2 से संबंधित, देखिए आर्च दे ट्रियोम्फे मॉन्यूमेंट। यहाँ पर अभी सिंपल सा, पहले तो उसकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इंडिया गेट जैसे ही दिख रहा है। ठीक, तो इसमें ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी, फ्रेंच क्रांति, और नेपोलियन थे उनके वॉर्स थे, तो उनमें जो सोल्जर्स ने आहुति दी उसके लिए, एक उनकी रिकॉग्निशन के लिए जो है ये बनाया गया था। काफ़ी ऐतिहासिक जगह है ये। ठीक, वॉर मेमोरियल करके है। यहाँ पर अभी क्या है कि कुछ जब अभी न्यू ईयर था तब जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मैक्रॉन, उन्होंने यूरोपियन यूनियन का झंडा जो है वहाँ पे एक लाइट की तरीके से उसके ऊपर जो है दिखाया। तो लोग जो राइट विंग पॉलिटिक्स होती है, जो राइट विंग वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अभी बताऊंगा ये सारी चीज़ें वैल्यूएडिशन में, तो उन्होंने इसका अपोज किया और फिर कहा कि भाई साहब तुम क्या है, क्यों तुम जो है यूरोपियन यूनियन का क्यों बना रहे हो, ये हमारा अपना जो है एक वॉर मेमोरियल है और उस पर तुम क्यों उसकी परछाई या फिर यूरोपियन यूनियन का झंडा दिखा रहे हो। ठीक है, अच्छा उन्होंने दिखाया इसलिए था, फ्रेंच वाले जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसलिए दिखाया था मैक्रॉन ने, क्योंकि यूरोपियन काउंसिल में रोटेट होती है प्रेसिडेंसी, तो अब फ्रांस को मिलने वाली है, तो इसलिए उन्होंने इसको दिखाया था। वो उनका तर्क था। खैर राइट विंग पॉलिटिक्स वालों ने इसका विरोध किया और फिर जो है इसको यहाँ पर हटाना पड़ा, ये फ्लैग को। ठीक, टेम्परेरी जो इंस्टॉलेशन था उसको हटा दिया गया। ठीक, अच्छा ये जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन संबंधित है, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये टॉपिक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग होमवर्क के तरीके से पढ़ सकते हैं मेंस की तैयारी के लिए। ठीक, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा सब टॉपिक है जो सिर्फ मेंस में है। ठीक है, और अच्छा देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि क्या कौन राइट विंग पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कौन लेफ्ट विंग होती है, और उसका एग्जाम्पल भी इंडिया में भी बताऊंगा आपको। देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जितना ये सेंटर हो गया, सेंटर क्या होता है कि हाँ भाई साहब हम प्राइवेटाइजेशन को भी हम वो बढ़ावा देते हैं। ठीक, अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ठीक, तो जो राइट विंग होंगे वो पूरा चाहते हैं कि सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाए और आपका जो है सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे होना चाहिए, कस्टमर किंग होना चाहिए और प्रॉफिट के लिए काम करना चाहिए। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा जब सब लोग ऐसा काम करेंगे तो ज़्यादा लोग सुखी रहेंगे। ठीक, दूसरी तरफ एक्सट्रीम पे होता है लेफ्ट वाले, जैसे कम्युनिस्ट क्या करते हैं कि भाई साहब जो है सबके पास इतने, क्योंकि इसमें असमानता बहुत ज़्यादा फैल जाती है प्राइवेट वाले में और कैपिटलिज्म वाले में, पूंजीवाद वाले में, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बन जाएगी जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वो सारी चीज़ें देख रेख करेगी और ये इंश्योर करेगी कि एक समानता बनी रहे। ठीक, सोशलिज्म का एक्सट्रीम रूप होता है आपका कम्युनिज्म ये है कि भाई साहब अगर हमारे समाज में इनइक्वालिटी है, असमानता है, तो हम उसको क्या करेंगे कि मान लीजिए किसी के पास ज़मीन है, सोशलिस्ट जैसे हम लोग सोशलिस्ट हैं, हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है, तो ज़मीनें हैं अलग अलग हैं, किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, तो हम सबको जो है मदद करने की कोशिश करेंगे और फिर उनकी कैपेसिटी के हिसाब से वो खुद अपना जो है अपनी ज़मीनें का जो साइज़ है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। लेकिन कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होगा। कम्युनिज्म कहेंगे एक काम करो, ये पूरा एरिया जो है इसमें 100 लोग हैं, तो एक काम करो, एक के पास जो है 20 एकड़ कैसे, एक के पास जो है 2 एकड़ कैसे है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसमें पूरे एरिया को काट के 100 लोग में डिवाइड कर दो। ठीक, तो यहाँ पे छीन के काम कर लिया जाता है, यहाँ पे जो है मेरिट और सबको नहीं दिया जाता। तो ये तो है आपका एक्सट्रीम, ये लेफ्ट वाले, ये कम्युनिज्म में आता है। ठीक, बीच वाले क्या है, ये सेंटर, ये दोनों चीज़ों को एज पर द कंटेक्स्ट जो है उसमें यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से आपको अब ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अब आप लोग सुनते रहते होंगे कि ये राइट विंग हैं, ये लेफ्ट विंग हैं, तो इन सबको जो है आप लोग को अब थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेल्थ इश्यूज से संबंधित है। देखिए आर वैल्यू का मतलब जो है वो है रिप्रोडक्शन नंबर।
अभी ये कहा जा रहा है भारत में कि जिस हिसाब से जो है रेट बढ़ रहा है कोविड के केसेस का, उसमें ओमिक्रॉन अभी कम है, ठीक, लेकिन ओमिक्रॉन काफ़ी ज़्यादा संक्रमित तेजी से होता है, तो अभी ये नंबर तेजी से बढ़ भी सकता है। तो कोविड के केसेस जिस हिसाब से ओवरऑल अब बढ़े हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया अब थर्ड वेव ऑफ कोविड पेंडेमिक की लहर में आ चुका है, के चपेट में आ चुका है, ठीक। और जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, चेन्नई एंड अदर्स, यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है कोविड के केसेस। अब जो रिप्रोडक्शन नंबर है ये एग्जैक्टली अलग से पूछ सकता है इसके बारे में, इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक भी बनाया है छोटा सा। रिप्रोडक्शन नंबर यानी कि आर वैल्यू का मतलब ये होता है कि कितनी तेजी से डिजीज स्प्रेड होती है इन द पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या में कितनी तेजी से जो है ये फैल रही है कोई डिजीज, ठीक। अगर ये एक से ज़्यादा नंबर इसका हो जाता है, आर वैल्यू अगर एक से ज़्यादा हो जाए, तो ये माना जाता है कि हाँ भाई जो है यहाँ पर इन्फेक्शन फैल चुका बहुत तेज़ी से। और इंडिया में चूंकि ये एक नंबर से ज़्यादा हो गया, तो हमें ये थर्ड वेव का जो है इसको मान लेना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक। अब एक नंबर का क्या मतलब है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अगर आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, आप बिल्कुल लगातार ध्यान से पढ़ रहे हैं। एक नंबर का मतलब यह है कि कोई एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति को ऑन एन एवरेज इन्फेक्ट कर रहा है। मान लीजिए एक व्यक्ति ये थे, तो इन्होंने जो है दो लोग को कर दिया, दूसरे व्यक्ति ने मान लीजिए जो है एक किसी को नहीं किया, ठीक। तो क्या है कि दो लोग ने कम से दो लोग को कर दिया ना, तो ऑन एन एवरेज क्या हुआ, एटलीस्ट एक व्यक्ति को दोनों मतलब एक एक को तो कर दिया ना इनफैक्ट, तो ये आर वैल्यू तब ये 1 कही जाएगी। इसी तरीके से 2 है, तो कम से कम 2 लोग जो है, 2 लोग, एक व्यक्ति कम से कम 2 लोगों को ऑन एन एवरेज इन्फेक्ट कर रहा है, तो आर वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ में आ गया? याद रखना प्लीज, ये क्वेश्चन आ सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशन जनरल स्टडीज पेपर 2 से अरुणाचल प्रदेश पर चाइना। आप देखो यहाँ पर भी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित जो है आपको कुछ जो PSIR वाले ऑप्शनल वाले हैं वो भी ध्यान से सुनिए, और बाकी लोग भी, क्योंकि जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन का जो है अलग से दे रखा क्वेश्चन पूछता है। तो अभी चाइना जो है हमेशा क्या कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तो साउथ तिब्बत है, ये हमारा एरिया है और ये हमारी जगह है, और ये जो मैकमोहन लाइन थी जिसके आधार पे ये बताया जाता है कि तिब्बत को और भारत को, ब्रिटिश इंडिया को जो है अलग अलग किया गया था, कहता कि हम उसको नहीं मानते हैं, चूंकि उस समय, अब पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ यहाँ पे, चूंकि उस समय जब ये ब्रिटिश इंडिया एक तरफ बैठी, ठीक, 1912 में शिमला कन्वेंशन हुआ था, शिमला कन्वेंशन, जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया एक पार्टी थी, दूसरी पार्टी थी तिब्बत, और तीसरी पार्टी थी चाइना, ठीक। चाइना में एक क्विंग करके ये डायनेस्टी थी, ये खत्म हो गई थी, तो उनकी तरफ से दूसरे प्लेनीपोटेंशनरी, मतलब कि डिसीजन लेने वाले एक जो है रिप्रेजेंटेटिव आए थे, शिमला कन्वेंशन में बैठे, ठीक। और ये कन्वेंशन हुआ था 1914 में, 1912 में ये किंग डायनेस्टी खत्म हो गई थी उसके बाद। तो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया हो गया, तिब्बत हो गया, चाइना हो गया, ठीक। तो तिब्बत, ये चाइना ये कहता है कि ऐसा है, तिब्बत डिसीजन ले ही नहीं सकता खुद से, क्योंकि तिब्बत तो जो है चाइना का हिस्सा है, ठीक। और हमने इसीलिए इस वाला जो ये समझौता, जब ये कन्वेंशन हो रहा था सम्मेलन, तो हमने इस पर साइन ही नहीं किया था। जब हमने साइन ही नहीं किया शिमला कन्वेंशन का जो भी समझौता, तो कोई आखिरी में निष्कर्ष निकला ही नहीं, तो हम कैसे इस मैकमोहन लाइन को मान लें? ये चीज़ जो है चाइना आज तक बोलता है और मानता नहीं, और इसी पे कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है एक्चुअली में ये साउथ तिब्बत है, जिसको कि चाइना ने, जिसको कि इंडिया ने हथिया लिया है। तो ये चीज़ यहाँ पे चाइना बोलता है, और उसी पे जो है कुछ ना कुछ जो है ऊट पटांग हरकतें करता रहता है। अभी इसने क्या किया कि अरुणाचल प्रदेश की 15 जो जगहें हैं उनके अपने नाम कुछ रख दिए और कहा कि हमने स्टैंडर्डाइज कर दिए नाम, ये नाम है एक्चुअली इसके। और एक्सटर्नल अफेयर जो इंडिया की मिनिस्ट्री है उसने बोला कि ऐसा है कि ये कोई चाइनीज़ इन्वेंशन आविष्कार नहीं है, हम इसको खारिज करते हैं, हम नहीं मानते हैं। चाइना कहता है कि भैया जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अरुणाचल प्रदेश का जो है वो उसकी टेरिटरी है। अच्छा, चाइना जो नाम बोलता है अरुणाचल प्रदेश का वो क्या है? वो बोलता है जंगनान, ठीक। जंगनान जो है चीनी भाषा में क्षेत्र को जंगनान कहता है, ये 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को, ठीक। और इसको दक्षिण तिब्बत भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जंगनान नाम शायद पूछ ले भाई।
तो चाइना जो है अपने अरुणाचल प्रदेश में अपने मैप में दिखाता है इसको, और जो है सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश बोला जाता है कभी कभार। तो इस तरीके की फालतू की बातें करता रहता है। खैर, इसको हमने वो कर दिया है कि हमारी मिनिस्ट्री ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको करने दो जो भी है। कभी अपना जो है वीज़ा देने में दिक्कत करता है इंडिया में, अगर मान लीजिए या चाइना में कोई कंपटीशन हो रहा है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश से कोई इंडियन जा रहा है, तो उसको उसका वीज़ा जो लगाते नहीं, अलग से स्टेपल कर देते हैं कागज़ कि इंडिया वीज़ा पे लगा नहीं सकते क्योंकि ये तो हमारी कंट्री है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या मैकमोहन लाइन और शिमला कन्वेंशन में क्या चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई। क्या अभी इसने किया था करंट अफेयर वो भी समझे। संपूर्ण करंट अफेयर यहाँ पर कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आपको दिया जा रहा है। आप लोग जो है इसमें जो मिशन है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक एजुकेशन को और बेहतर से बेहतर जो है मटेरियल दिया जाए, तो उसके लिए आप लोग शेयर सब्सक्राइब करा के लाइक करके जो है इसको बढ़ावा दे सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित। देखिए स्टेट्स, कई सारी स्टेट जो है कैटल प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रही हैं। इधर आसाम भी उसमें है। उसने अभी एक नया संशोधन किया है। 1950 वाला जो आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट था, यानी कि मवेशी संरक्षण अधिनियम था, उसमें संशोधन किया गया और जो पनिशमेंट थे उसको और स्ट्रिंजेंट बनाया है, ठीक। ये तो वॉट की बात हुई, लेकिन ये क्यों किया है, वाई। अगर वाई समझ में आ गया तो मौज आ गई। देखिए वाई क्यों किया है ये वाला संशोधन, उन्होंने कहा देखिए अभी आज के टाइम पे 1950 वाले जो प्रावधान थे वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। और दूसरी चीज़, ज़्यादातर जो स्मगलिंग हो रही है मवेशियों की वो बांग्लादेश में हो जा रही है, ठीक। या तो हम एक तरीके से संशोधन करके बांग्लादेश में जो परिवहन किया जाता है कैटल का, जो बीफ का जो है लाना ले जाना होता है, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान डालना चाहते हैं कि वो जो है बांग्लादेश में जो स्मगलिंग हो रही है उसको रोका जा सके। तो ये संशोधन जो है वो कौन से हैं, एक तो ये है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से जो है आपका ये परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कैटल्स, वो डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश से सटे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक। तो ये तो इसमें एक प्रावधान कर दिया है इन्होंने, ठीक, कि वहाँ पे जो है बांग्लादेश से सटे नहीं होने चाहिए। और दूसरा, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कैटल को तो आपको रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी डिपार्टमेंट से, और परमिट होना चाहिए कि आपके पास जो है आप कैटल को बोनाफाइड एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री के लिए ही ले जा रहे हो, ना कि जो है खाने पीने के लिए और बीफ की तरीके से यूज़ करने के लिए। और देखो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर पुलिस को ज़्यादा पावर दे दी गई है। उसमें इन्होंने यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि पुलिस किसी के भी हाउस में घुस सकती है, सर्च कर सकती है, प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है अगर उसको प्राइमा फेसी रीज़न लगता है बिलीव करने का। ये काफ़ी मतलब पुलिस की जातियाँ भी इसमें हो सकती हैं। प्रथम दृष्टया यह मानने का कारण है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई साहब ये जो संपत्ति जो इन्होंने बनाई है पिछले 6 सालों में कैटल की इलीगल ट्रेड करते हुए बनाई है, और इसलिए हम उसको सीज कर रहे हैं। और इसमें किसी के ऊपर उन्होंने लगा दिया, मान लीजिए ABC बंदे के ऊपर उन्होंने कह दिया कि हाँ नहीं हम सीज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो ABC बंदे के ऊपर ये बर्डन होगा कि वो प्रूव करे कि ये गलत है। तो अब सिस्टम से लड़ना और सिस्टम जो है आपके ऊपर करना, तो समझ ही रहे हो आप क्या चीज़ है। खैर, तो ये सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। और इसमें एक प्रावधान यहाँ पे ये भी है कि जो सेल और परचेज है ऑफ बीफ और बीफ प्रोडक्ट का, वो ऐसे एरिया जहाँ पे हिंदू, जैन, सिख या फिर नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटी रहती है, तो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे बैन किया जाता है, ना बेचा जाएगा ना खरीदा जाएगा। और दूसरा, कोई मंदिर है या सत्र वैष्णवाइट मोनेस्ट्री को बोलते हैं। सतरिया डांस आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इससे UPSC ने क्वेश्चन पूछे भी हैं आर्ट एंड कल्चर में। तो उस एरिया के 5 किलोमीटर रेडियस, 5 किलोमीटर, मान लीजिए ये टेम्पल है तो 5 किलोमीटर रेडियस, 5 किलोमीटर ये हुआ, तो इसमें पूरा जो है यहाँ पे भी सेल परचेज नहीं हो सकता। अच्छी बात है, इससे दंगे होने के कम चांसेस हो जाएंगे, ठीक, गुड। तो ये अगला जो हमारा टॉपिक है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, GS पेपर 3। अब देखो बैटरी जो होती है, बैटरी में 2 चीज़ें होती हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड होता है पॉजिटिव, इसमें आयंस होते हैं, और एनोड में आपके निगेटिव आयंस होते हैं। और जब इन दोनों के बीच में कुछ लेयर होती है, पॉलीमर की लेयर होती है, जिसके थ्रू जो है फिर जब इसको हम सर्किट इसका पूरा करते हैं तो आयंस का जो है आदान प्रदान चालू होता है, जिससे कि चार्ज पैदा होता है और इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। केमिकल टू इलेक्ट्रिसिटी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड,
इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वही चीज़ है, केमिकल टू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी। तो अब इसमें जो ये बीच का इंटरफेस था उसको पॉलीमर की जगह जो है यहाँ पर इन्होंने सॉलिड स्टेट का बना दिया गया है। सिर्फ यहाँ पे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टेट पीसेस के एग्जामिनेशन में जो है ये पूछ सकता है कि करंट अफेयर की न्यूज़ ये है कि भाई साहब कैलिफोर्निया बेस्ड एक क्वांटम स्केप कॉरपोरेशन है, उसने बैटरी का स्टार्टअप चालू किया है जिसको कि वॉल्क्सवैगन मतलब उसमें अपना पैसा लगा रहा है। और इसमें उसके जो सीईओ बनाए गए वो एक भारतीय हैं, जगदीप सिंह। और इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, जगदीप सिंह जो है क्वांटम स्केप कॉरपोरेशन के जो है सीईओ बनाए गए हैं। बैटरी स्टार्टअप है और ये सॉलिड स्टेट बैटरी बनाएंगे। सॉलिड स्टेट की फोटो दिखा देता हूँ, मौज आ जाएगी। देखिए इस तरीके का है। इन्होंने कहा कि पॉलीमर हटाने पर सॉलिड लगाने से क्या है कि डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा स्टोर कर पाएगा और ये चार्ज भी कम समय पे हो पाएगा। और इससे क्या है कि चार्जिंग कई बार होगा, ज़्यादा चार्जिंग चलेगी भी ज़्यादा। तो ये काफ़ी एफिशिएंट, दक्षतापूर्ण होने वाला है। और सॉलिड स्टेट इज़ बेटर देन द कन्वेंशनल बैटरीज विच यूजेज अ पॉलीमर सेपरेटर। ठीक, तो ये चीज़ है। चलिए इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको, मौज आ जाएगी। देखिए ये यहाँ पर एक मैंने निकाला है, ये विकीपीडिया का है। तो ये सेपरेटर देखिए, ये पॉलीमर सेपरेटर होता है, आयन का ट्रांसपोर्ट होता है। ये कैथोड पॉजिटिव साइड में हो गया, एनोड हो गया। जब यहाँ पे चार्जर है, ये जब ये सर्किट यहाँ पे पूरा करते हैं तो अब ये आयंस का आदान प्रदान चालू होता है। ये सेपरेटर बीच में जो है ये इसको सॉलिड कर दिया गया है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, चलिए चलते हैं पीडीएफ पर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग को मैप भी दिखा दूँ, जो ट्रिंकोमैली वाला जो आज का टॉपिक था ना, उसको जरा मैप में दिखा दूँ। कई लोग ये पूछ रहे थे सर कि मैप में देखे तो कैसे देखा जाए। वैसे तो मैप बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप देखो मेन चीज़ें वहाँ पे दिख जाएंगी आपको। मैंने आप लोगों को पहले बताया, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको ऑक्सफोर्ड लेनी है और ओरिएंट ब्लैक सॉन जो है आपको लेनी है किसके लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, तो चलिए मैप पे चलते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ पे मैप पे आ गए हैं। ट्रिंकोमली ये है रीजन, देखिए ये रीजन है ट्रिंकोमली का। ठीक, और ये कोलंबो हो गया, इसकी कैपिटल है श्रीलंका की। ठीक, और ये एरिया जो था एलटीटीज जो है ग्रसित था पहले। रामेश्वरम आप लोग को पता है ये रहा, और मन्नार आइलैंड इधर हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे है। पाल्क बे देखिए ये हो गया, ठीक है, पाल्क स्ट्रेट ये हो गई, जलडमरू मध्य है ये। और इससे संबंधित अगर आप और देखोगे तो एडम्स आइलैंड जो है आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक, ये समुद्र सेतु वाली चीज़ है, खैर अभी इस पे चल रहा है चीज़ें। यहाँ पे कहीं आप जाएंगे तो आपको जो है कच्छा तीव्यू दिखेगा, एक आइलैंड है जो कि इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैप में देखोगे तो और बढ़िया दिखेगा, और ज़्यादा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। कहाँ पहुँच गए थे भाई साहब, आसाम कैटल पढ़ चुके थे, सॉलिड स्टेट बैटरीज भी पढ़ चुके थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित जितना इंपॉर्टेंट है वो बता दिया था। चाइना से एक बार फिर से यहाँ पे टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन। काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन के मैंने आप लोग को यहाँ पे टॉपिक पढ़ाए हैं। चाइना ने एक नया लैंड बॉर्डर लॉ बनाया है। तो जो चाइना का लैंड बॉर्डर्स हैं उसमें आपको पता है भाई कि इंडिया भी आता है इधर, ठीक, और भूटान भी आता है। तो ये दो देश ऐसे हैं जिसका कि लैंड बॉर्डर पे इनसे डिस्प्यूट है, बाउंड्री पे चाइना से। ठीक, बाकी इन्होंने जो लॉ पास किया अपने वहाँ के संसद से पास कराया है, और उसमें यही है कि भाई साहब जो भी लैंड बॉर्डर एरियाज़ हैं, जैसे जिंगजियांग प्रोविंस है इधर नॉर्थ वेस्टर्न, उसमें तो वहाँ के लोगों के लिए डेवलपमेंट करेंगे, बॉर्डर को मजबूत करेंगे और ज़्यादा स्ट्रेंथ उसको करेंगे, बॉर्डर एरियाज़ को आदान प्रदान भी हो सके ट्रांसपोर्ट का, इसके लिए भी काम करेंगे। ये सारी चीज़ें लैंड बॉर्डर लॉ इन्होंने बनाया उसके लिए है। ठीक, और मेन चीज़ यही है, इसमें इंडिया के ऊपर इफेक्ट इसलिए हम लोग को देखना चाहिए। हालांकि इंडिया का कहीं नाम इन्होंने लिया नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन भाई लैंड बॉर्डर्स पे हम ही दो लोगों से तो इनका डिस्प्यूट है। और यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर जो है डोकलाम एरिया, लद्दाख वाला, वहाँ पे तो डिस्प्यूट अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक, भूटान इंडिया से हमारा डिस्प्यूट है इनसे। तो ये सारी चीज़ें लैंड बॉर्डर में अब ये लोग कर रहे हैं, तो यहाँ के एरियाज़ को कैसे क्या चीज़ करेंगे तो हमें नज़र रखनी चाहिए। लॉ पास हुआ है तो उसको हमारे जो जो लोग हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में और जो इंटेलिजेंस में, तो वो सब लोग इस पूरे लॉ को पढ़ेंगे, देखेंगे तो नहीं कि भाई साहब क्या इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है इंडिया और चाइना के बीच में।
बॉर्डर एरिया से संबंधित। तो ये जो है इनका लॉ पास हुआ है, सिर्फ इतनी एक चीज़ है। अच्छा, इसमें एक बड़ा अच्छा यहाँ पे मुझे एक जो है फैक्ट मिला कि इंडिया का जो बॉर्डर्स हैं वो तो मैंने आप लोग को बताया है, बचपन करके एक है, बचपन में एनबीए किया, ठीक है ना, याद है। देखो ट्रिक्स, प्लीज मेरी सारी ट्रिक्स एक आप जगह एक पेपर पे लिख लो, आखिरी रिवाइज करने के लिए काम आएगा। अच्छा, बचपन में एमबीए किया, ये कोई ये नहीं कह सकता, पेटेंट नहीं कराया किसी ने कि भाई हमने पहले बताया था तो हम ही इसके। एक्चुअली जब आप इसको सबसे ज़्यादा बाउंड्री इंडिया जिससे शेयर करता है और फिर जब कम शेयर करता तरफ जाओगे तो ये अपने आप ही बन जाता है, ठीक है ना। बचपन बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, तो इस तरीके से ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं नहीं हमने बताया था। तो ये बचपन में एनबीए किया, ये तो इंडिया की तरफ से था। इंडिया जो है चाइना का थर्ड लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर वाला जो है कंट्री है। ये जो है पूछ सकता है भाई साहब कि इंडिया बताइए जो है चाइना का कौन से नंबर का जो है सबसे ज़्यादा लेंथ वाइज बॉर्डर एरिया शेयर करता है। तो थर्ड लॉन्गेस्ट शेयर करता है इंडिया। पहले है सबसे ज़्यादा मंगोलिया और फिर है रशिया। अब ये रशिया और मंगोलिया में कंफ्यूजन हो सकता है। इंडिया जो है तीसरे नंबर पे, ध्यान रखना, ठीक। इसके अलावा भूटान से भी इनकी जो है बाउंड्री है 470 किलोमीटर की। इंडिया से कितनी है? 22,000 कितना है यार ये। थर्ड लार्जेस्ट अमंग चाइनाज। अच्छा, इंडिया से कितना? 3488 किलोमीटर है, ठीक। 14 कंट्रियों से चाइना जो है बॉर्डर बनाता है, लैंड बॉर्डर। और वो पूरी लेंथ कितनी? 22,457। भूटान के साथ में 477 जो है किलोमीटर की बाउंड्री, उनके साथ भी, इनके साथ चाइना के साथ डिस्प्यूटेड लैंड बॉर्डर है। तो कैसा लगा आज का आप लोग सेशन? आज का मैंने जो क्विक रिवीजन था वो पहले ही आप लोग को कुछ कुछ इसमें बता दिया था शुरुआत में ही, तो यहाँ पे अभी नहीं करेंगे। और अगर आप लोग को प्लीज़ पसंद आया है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, इस कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस को अपना चैनल समझते हुए, जो कि आपका है भी, आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब लोगों से कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि ये जो एक मिशन है, एक रेवोल्यूशन हम लोग पैदा करना चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, ना कि क्वांटिटी एजुकेशन, लोगों को जो है बेचकर जो है उनका सिलेक्शन कराने में जितना रेलेवेंट है उतना पढ़ें और सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसका भी आप एक जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।